जब शिवसेना बनी थी तो उसमें इंदिरा गांधी जी का आशीर्वाद था। इमरजेंसी के समय 1980 का चुनाव शिवसेना गठबंधन करने वाला था कांग्रेस से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद की वजह से मिल्कीपुर की सीट का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट ही वो सीट है जो खाली करके अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट जीते थे। उनको ट्रॉफी की तरह, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, दोनों ने पार्लियामेंट में आते ही सबसे पहले उनको सामने किया कि देखिए ये सबसे बड़ी हमारी जीत के प्रतीक है। सुधांशु जी देखिए, विचित्र प्रकार के तर्क कांग्रेस के प्रवक्ता देते हैं। चुनाव आयोग तय करता है और इसमें कानूनी और तकनीकी पक्ष को देकर तय किया गया। वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी तय करे। मुझे तो समझ में नहीं आता है। अवधेश प्रसाद हैं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के और अति उत्साह में कांग्रेस नजर आ रही है। और ये इंडी गठबंधन का तो गणित ही समझ में नहीं आता है। जली ना, तेरी भी जली ना। अभी बाई इलेक्शन हुए थे, आप याद करिए, बंगाल में सब एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फिर भी कांग्रेस ने कहा इंडी गठबंधन जीत गया। मेरे भाई जीत गए तो एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रहे थे? अभी आइए, वायनाड घोषित हुआ है, बताइए वहां कम्युनिस्ट लड़ेंगे कि नहीं प्रियंका गांधी जी के खिलाफ? फिर ये तो बड़ी मजेदार बात है, कम्युनिस्ट लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेंगे। जो भी जीत जाएगा वो कहेगा बीजेपी को हरा दिया। यानी जहां पर वायनाड में भाजपा सांगठनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत कमजोर स्थिति में है, वहां दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। तो मुझे लगता है इस प्रकार के जो तर्क और कुतर्क देने का प्रयास होता है, देश की प्रबुद्ध जनता अब उसको समझ चुकी है। तो जो कुछ लोकसभा चुनाव में कभी भ्रम और विभ्रम की जो राजनीति की गई थी, अब देश की जनता उससे भी क्रमशः ऊपर निकलते चली आ रही है। हरियाणा ने कहीं न कहीं उसका संकेत दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड में वह संकेत और अधिक स्पष्ट और मुखर रूप से दिखाई पड़ेगा। देखिए, बीजेपी तो खुल के कह रही है कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा, 150 के आसपास सीटों पर वो लड़ेंगे, बाकी 80, 85, 90 के आसपास पर शिंदे गुट और 35 से 45 पर अजित पवार। यहाँ पर क्या मामला आपका स्टैटिक हो गया है, बावजूद इसके कि आपकी स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा थी, लगभग डबल थी, 43 अगर यूबीटी गुट का था तो आपका 76% था। बावजूद इसके क्या बराबर सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी और यूबीटी गुट लड़ेगा? उद्धव ठाकरे गुट 100 सीट, ऐसा साहिल हमारे सहयोगी ने बताया है। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि महाविकास आघाड़ी का एक ही एजेंडा है कि हमें विनेबिलिटी यानी जिताऊ जो व्यक्ति है उसको सीट देनी है। वो चाहे तीनों में से किसी भी पार्टी का हो, किसी भी घटक दल का हो, जीतने वाला होना चाहिए। हमारा एजेंडा ये है। और जिस तरह से महायुति ने जो पिछले 2.5 साल में कार्यभार किया है, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि ये महायुति जो है महाघोटाला सरकार है, महाभ्रष्टाचारी खोखे सरकार है। किस तरह से ये सरकार बनी है, ये महाराष्ट्र की जनता जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए लोकसभा के अंदर इस तरह के नतीजे आए हैं। और इसीलिए महायुति और भारतीय जनता पार्टी खास करके जो 23 सीटें लड़ने के बाद भी मात्र मेरे ख्याल से 7 या 9 सीटों पर जीत करके आई भारतीय जनता पार्टी, इससे नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है महाराष्ट्र के अंदर वो खिसक गई है। यहां पर अनेक मुद्दे, इसको हरियाणा से भी कंपेयर करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा का चित्र अलग था। हरियाणा छोटा राज्य है, यहाँ 288 सीटें हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। यहाँ पर जनता को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, जो कानून व्यवस्था है, वो किस तरह से डिटोरिएट हुई है। एक पूर्व मंत्री को सड़क पर खड़े गोली मार के चले जाते हैं। यहाँ पर गणपत गायकवाड़ बीजेपी का एमएलए कल्याण के पुलिस स्टेशन में शिंदे सेना के पूर्व विधायक को गोली मारता है। उसके बाद में अभिषेक घोसालकर जो उद्धव सेना का काउंसलर था, उसे शरेआम एफबी लाइव के समय गोली मार दी जाती है। सचिन कुर्मी सड़क पर चल रहा होता है, अजित पवार की पार्टी का नेता, उसके ऊपर 20-22 स्टैबिंग होती है, सड़क पर मार दिया जाता है। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था टूटी है, चरमराई है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर किसानों की कर्ज माफी नहीं हो रही है, टोल माफी हुई लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हो रही है। मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, आपका भी होम ग्राउंड है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत विचाराधीन लग रहे हैं भाई दुबे जी, बहुत विचार में लग रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। दुबे जी, आपका अलग अवतार अभी दिखा, जैसे चुनावी तारीखों का मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान किया, आपने राजीव जी के नाम पर एक वीडियो संदेश भेज दिया कि आपको महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लायक समझा आपने, चुनाव लायक आपने समझा। अरे सर, टाइम से ही तो हो रहा है ना चुनाव, दुबे जी। रामधारी दिनकर साहब की रचना की कुछ विशेष पंक्तियां हैं। याचना नहीं कि अबरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो जब युद्ध भीषण होगा तो चेतावनी भी भीषण ही होगी। जिस प्रकार 10 से ज्यादा महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले कई महीनों से लंबित थे,
हम गुहार लगा रहे थे कि हमारे महाराष्ट्र के चुनाव समय पे करवा दीजिएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हमारी उम्मीद थी, नहीं हुआ, तो हमने सोचा चलो 26 नवंबर से पहले चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग ने करा तो हमने कह दिया कि भैया धन्यवाद, लेकिन चुनाव को पारदर्शी रूप से करवाना, पक्ष और विपक्ष में भेद मत करना। जैसे टीएन शेषन साहब का जमाना हम याद करके खुश होते हैं, विश्वास में आते हैं, वैसे ही आपको राजीव कुमार जी को भी हम याद करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि शरद पवार साहब की पार्टी को आप नकली पार्टी बता दें, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को आप नकली शिवसेना बता दें। तो इतनी तो राजनीति में गरिमा होनी चाहिए कि हम लोकतंत्र और संवैधानिक दायरे में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए अपने विशेष अधिकारियों से भी निवेदन कर सकें। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अभी चुनाव का समय चल रहा है। 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे हैं। 23 नवंबर को जनता बन जाएगी सिकंदर, और जनता जब सिकंदर बन जाएगी अंजना जी, तो सबको अच्छी तरह पता है कि उस सिकंदर का बेताज बादशाह अगर कोई है तो वो है महाविकास आघाड़ी। क्योंकि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व को लोगों ने 2019 से 2022 के बीच में देखा है, और लोगों ने महाझूठी सरकार को भी देखा है, जो केवल जुमलेबाजी करती है, योजनाओं की बरसात करती है। वो भी कब? जब चुनाव के दहलीज में आ जाते हैं तब। 2 वर्ष इनके पास थे, कोई योजना याद नहीं आई, कोई लाडली बहन नहीं याद आई, कोई लाडला भाई नहीं याद आया, कोई दिवाली के गिफ्ट याद नहीं आए, कोई टोल फ्री याद नहीं आया। सब कुछ चुनाव के 10 दिन 5 दिन के अंदर इन्होंने किया है। तो जनता भी एक योजना लाई है अंजना जी, जनता एक योजना लाई है, लाडली विदाई योजना। अरे पर एक बार तो अपने नेता का नाम ले योजना पूरे महाराष्ट्र में। पर एक बार तो अपने नेता का भी नाम 23 लीजिए। नवंबर को उद्धव ठाकरे के नाम की गर्जना तो आप कर ही नहीं रहे, बस महाविकास आघाड़ी कर रहे हैं। मैं वही तो, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में लड़ेगी उद्धव बाला साहब जी। अरे आनंद जी, ये बताइए, आपने अपने सहयोगियों को इसके लिए मना लिया है कि उद्धव जी को आगे करके चुनाव लड़े? उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा काम किया है, तो स्वाभाविक सी बात है आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में अच्छा काम करने वाली है। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, कोई सापरा साहब से पूछेंगे, सापरा साहब से पूछेंगे कि उनको नाम स्वीकार्य है कि नहीं है। जल्दी से सापरा साहब 2 लाइन का जवाब। वो कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, क्या आप लोग इसके लिए सहमत हैं? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनको चेहरा रखकर। देखिए, ऐसा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब ने अब जो 2 दिन पहले महाविकास आघाड़ी की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कुछ पत्रकारों ने यही सवाल पूछा था। तो उद्धव ठाकरे जी का ही उत्तर था कि पहले महायुति अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, पहले महायुति अपना चेहरा डिक्लेयर कर दे, फिर हम भी कर देंगे। भाई, उन्होंने खुद ही ये बात कही है, मुझे तो इसमें बहुत सारा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर लोकतंत्र जिंदा है। हमने पहले ही सबने कहा है कि सबको जीतने दीजिए, उसके बाद में पहले हमारा काम है जीतना। भारतीय जनता पार्टी और महायुति है जो गुंडा युति है, इसको हराना, ये पहला काम है। इसको पहले हराएंगे तब ना हम कुछ कर पाएंगे। पूरा एकदम वर्बैटिम उन्होंने सुना दिया। हाँ। अंजना जी, ऐसा है कि अभी चुनाव आयोग ने आज आचार संहिता लगाई है, अभी हम चुनाव में जा रहे हैं। अभी हमें 2-3 काम करने बाकी हैं। सीटों का बंटवारा बताना बाकी है, कौन कहां से लड़ेगा वो बताना बाकी है, मुख्यमंत्री पहले देंगे कि बाद में देंगे ये बताना बाकी है, नेतृत्व किसका होगा ये बताना बाकी है। कुछ चीजें पिटारे में अभी बंद है, समय पर खोल दिए जाएंगे। पहली बात, भाई आनंद दुबे जी ने एक पंक्ति कही थी, भैया मुझे याद है, ये तो अप्रैल 87 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संकल्प के समय महंत रामचंद्र परमहंस दास जी ने गवाही थी। मैं भी वहां बालक के रूप में था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। और आप लोग भी उस रण के साथ खड़े थे। आज रण छोड़ के याचना करने के लिए वहां चले गए। और मैं चरण सिंह सापरा जी से कहना चाहूंगा, इनकी याचना पे स्वीकार करिए, कुछ गौर करिए। इन्होंने, आनंद दुबे जी ने बताया, पहले ये तय हो जाए, पहले वो तय हो जाए, तब मुख्यमंत्री पता चलेगा। सापरा साहब, बाकी सब तो इन्होंने बनाया है, मुख्यमंत्री की जात बता दीजिए जरा, क्योंकि आजकल आपके नेता को बड़ा चस्का लगा हुआ है ना। तो सिर्फ ये बता दीजिए, महाविकास आघाड़ी के ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार का मुख्यमंत्री किस जात का हो? देखिए, ऐसा है, ये विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत रही है। ये महाराष्ट्र के जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर महंगाई क्यों बढ़ी है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों खराब हुई है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी, टोल माफी होगी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी। और कपास का भाव जो है, जो किसान मांग रहा है एमएसपी, वो उसको नहीं मिलेगा। तो जनता के विषय पर ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये न मराठा आरक्षण की बात करना चाहते हैं, उनसे पूछ रहे थे तो आपसे पलट के पूछा जाएगा। इंक्लूड कर आप बताइए ना, राजनीति, डिवाइडेड रूल की राजनीति करना। शिंदे साहब चेहरा होंगे या फडणवीस साहब? देखिए, मैं एक बात कहूं, हमारा तो मुख्यमंत्री है,
इनका ख्वाबों ख्यालों में है। देखिए, ये खुद ही पहले महायुति कंफ्यूज्ड है कि किसके नेतृत्व में जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस अपने अलग पोस्टर लगा रहे जिसमें देवेंद्र फडणवीस की अकेले की फोटो है। अजीत पवार जो है वो लाडली बहन योजना का नाम बदल करके उसमें मुख्यमंत्री हटा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो पोस्टर छपा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और अमित शाह की फोटो है, लेकिन उसके अंदर अजित पवार की फोटो नहीं, उसमें देवेंद्र फडणवीस की फोटो नहीं। अरे भाई, पहले आप ही तय कर लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण है वो मुख्यमंत्री बनेंगे या शिंदे मराठा है वो मुख्यमंत्री बनेंगे या अजित पवार बनेंगे। आपके घर के अंदर तो घमासान लगा हुआ है। जब सामने वाले के उम्मीदवार की बात हुई तो आपने बड़ी सहूलियत के साथ दोनों की जाति बता दी। अपने की जाति पूछने पर आपको किसानों की याद आई। यही तो राजनीति का वो चेहरा है जिसको देखना बहुत दिलचस्प है। जल्दी से एक बार चलते हैं दुबे जी, सिर्फ 2 लाइन में, फिर मुझे जाना है वर्मा जी के पास। वर्मा जी और आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा, आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा कि राम मंदिर, त्रिवेदी जी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में आप हमारे साथ थे, अब दूर हो गए। महोदय, आप हमारे साथ थे, हम आपके साथ नहीं थे। आप हमारे साथ थे, वो पूरा आंदोलन शिवसेना ने लीड किया था और आप हमसे दूर हो गए। आपने नकली हिंदुत्व का चोला ओढ़ रखा है। आपको नहीं समझ में आता कि असली हिंदुत्व की बात अगर आप करते तो एक हिंदूवादी पार्टी के पीठ में छुरा नहीं भोगते, पार्टियों को नहीं तोड़ते और खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते। तो आप दूर हुए हैं, अपनी विचारधाराओं को आपने छोड़ दिया है। अरे सुनिए ना, आप लोगों का ये हाल बहुत पहले गड़बड़ हो चुका था सर। आपको मैं बताती हूँ 1990 से 2004 तक आप लोग शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी, बड़ा भाई होती थी, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका घटता गया और फिर 2009 में ही देख लीजिए आप 160 सीटों पर आप लड़ते थे और 119 पर वो, लेकिन गठबंधन टूटा। उसके स्ट्राइक रेट देखिए ना, जब आप 19 में लड़े 126 सीट पर आप चुनाव लड़े, 56 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 44। वही बीजेपी 164 पर लड़ी, 105 जीती, स्ट्राइक रेट 64। अरे परफॉर्मेंस लिंक्ड होता है ये सब मामला। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत सारी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलता है ना कंपनियों में। बहुत सारी सीटों पर इन्होंने बागी खड़े करके हमें हरवा दिया 19 में। ये रिकॉर्ड में है सब कुछ। मतलब तभी से शुरू हो गया। ये नेतृत्व निभाते हैं, ये दोस्ती होती है। इसका मतलब इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। सुधांशु जी जवाब दें। इसका मतलब आनंद जी कि धोखाधड़ी पहले ही शुरू हो गई थी, आप समझ नहीं पाए। मुझे पता है, बाला साहब पर आप किताब लिख सकते हैं, इतनी आपको नॉलेज है। सच बताएंगे। बाला साहब क्या बोलते थे कांग्रेस साहब का नाम लेके सच बताएंगे। अंजना जी, 24 नवंबर 2019 का दिन, 24 नवंबर 2019 का दिन कृष्णा हेगड़े जी आप भूल गए? थोड़ा ज्ञान पर जोर, दिमाग पर जोर लगाइए। अजीत दादा पवार के साथ भोरे भोर शपथ पहले आपके देवेंद्र जी ने ली थी। हमारे साथ लड़ने के बाद भी आपने शपथ चोरी से ली थी, सुबह सुबह ली थी। महाराष्ट्र की जनता को धोखा आपने दिया। उसके बाद हमने एक महाविकास आघाड़ी बनाई, खुलकर सरकार बनाई, चोरी छुपे नहीं बनाई। हमारी सरकार 2.5 साल तक गिरी, नहीं गिरती अगर धोखेबाजी नहीं हुई होती। आपकी सरकार तो गिर गई, 24 घंटे में गिर गई। जख्म फिर से निकले हैं, फिर चुनाव आया है। सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा, देखिए, कभी जो विचित्र गठबंधन बनते हैं विरोधाभासी पार्टियों में, वो तब बनते हैं जब खंडित जनादेश मिले, क्लियर मैंडेट ना मिले। 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया था बीजेपी शिवसेना को। तो ये विवशता के लिए नहीं गए थे, ये सत्ता लोलुपता के लिए गए थे। ये स्थिति हुई। और आनंद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई थे, आशुतोष जी ने, मतलब अपने राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी ने भी, और उन्होंने कहा विनोद जी ने, जानते क्या है, बस भाइयों की समझ में ही तो अंतर हो गया। जब तक भाई राम की परंपरा वाले थे तो दूसरे भाई दूसरे की खड़ाऊ रखने को तैयार था। आप औरंगजेब वाली परंपरा में चले गए तो सुजा मुराद दारा सबको निपटाओ और आके सत्ता पे कब्जा जमाओ। तो अब भाई की सोच बदल गई ना, जब एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में गए तो भाई के प्रति व्यवहार ही बदल गया। इधर रहते तो दूसरा राम लक्ष्मण भरत जैसा प्यार रहता, उधर सुजा मुराद और दारा जैसा प्यार है। सुधांशु जी, आपके लिए एक गाना बड़ा मशहूर है, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। 2019 शिवसेना एंड बीजेपी। अंजना जी, सुधांशु जी के लिए है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, भ्रष्टाचार, चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, आज इनको हृदय के नजर आ। लेकिन एक दुनिया आपने भी बसा ली कांग्रेस पार्टी और शरद जी के साथ। जल्दी से विनोद जी, एक वक्त ऐसा था, और बाला साहब ठाकरे की क्या सोच थी कांग्रेस पार्टी को लेकर, और राम मंदिर आंदोलन में उनका जो जुड़ाव था, या फिर जो विवादित ढांचा के गिरने पर बाला साहब ने
कहा था कि अगर मेरे शिव सैनिकों ने किया तो मुझे इस पर गर्व है। वहां से लेकर आप तक की शिवसेना को अगर हम देखते हैं, उद्धव ठाकरे वाले, हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो क्या दिखता है? नहीं तो बाला साहब ठाकरे की जो पूरी राजनीति है, उनकी राजनीतिक यात्रा है, उसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। जब शिवसेना बनी थी तो उसमें इंदिरा गांधी जी का आशीर्वाद था। इमरजेंसी के समय 1980 का चुनाव शिवसेना ने गठबंधन करके लड़ा था कांग्रेस से। कराली बेइज्जती। आप पता कर लीजिए, शिवसेना का नाम था वसंत सेना, वसंत सेना दादा पाटिल तो उन्होंने बनाई थी। इसलिए जो है उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति शुरू की। वो मराठी अस्मिता की राजनीति पर हेगड़े जी से इनकार कर रहे हैं। हेगड़े जी जल्दी से 2 लाइन में से बने। वो इन्होंने कहा कि शिवसेना का नाम वसंत सेना था, ये कभी नहीं था। शिवसेना का नाम हमेशा शिवसेना था। और वसंत खाली सेना ये वसंत दादा रूमर पाटिल कांग्रेस की थी। वाले नहीं, ये सिर्फ एक रूमर था कि तभी के चीफ मिनिस्टर ने शिवसेना को प्रोटेक्शन दिया है। दूसरी ठीक है, बात, चलिए, इन्होंने जो आनंद कहा दुबे उस पर का अपनी बात कह ली। जल्दी से 10 सीटों पर उपचुनाव था, जिनमें से मिल्कीपुर नहीं अनाउंस है। उसमें जानकारी दी गई है कि अवधेश प्रसाद को वेरीफाई वाले जो वकील थे, उन्हीं के पेपर्स फर्जी हो गए और याचिका इस बाबत है कोर्ट में। अभी इस पर फैसला आना है, इसी वजह से नहीं हुआ है। सुरेंद्र राजपूत आरोप लगा रहे हैं कि डर गई है सरकार, बीजेपी। रिट जरूर है लेकिन स्टे नहीं था। तो इस मामले में ये तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज खुश बहुत होगी, क्योंकि अगर मिल्कीपुर को हार जाते तो उत्तर प्रदेश और पूरी राजनीति जिसपे भारतीय जनता पार्टी का पूरा नींव जो है वो पूरी हिल चुकी है वैसे भी। और अगर हम मिल्कीपुर की विधानसभा का इतिहास भी देखें तो पिछले 17 बार वहां चुनाव हुए, जिससे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में 1 बार जीती है और 2 बार भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी पार्टी खुद अपने सिंबल पे 98, 2002, 2004, 2012, 2022 लगातार जीती। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर